गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज हम बात करेंगे कि क्या रहा इंडियन मार्केट में। और आज थोड़ी सी तेज़ी हमें देखने को मिली। हमने जो अपना पिछला वीडियो बताया था, हमने उसमें यूएस सीपीआई की बात करी थी। और जो यूएस सीपीआई का जो हमें सॉफ्टनेस डेटा में आने को मिली थी, हमने आपको बताया था कि कैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा तो तेज़ी आती है। उसमें पी रेशियो जो होता है वो इन्वर्स होता है आपके इंटरेस्ट रेट के। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है तो वैसे वैसे पी रेशियो सिस्टम और मार्केट में बढ़ जाता है। तो उसके कारण मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी आती है, तो वो तेज़ी हमें देखने को मिली। फिर वीकेंड में जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि जो यूएस चाइना की जो टैरिफ डील हो रही है या ट्रेड डील है, जो उसमें टैरिफ की बात हो रही है, वो उसको कम कर देंगे। तो इससे मार्केट में थोड़ी एक अच्छी खासी सेंटीमेंट थी। और तो उन्होंने कनाडा पे ट्रंप ने एक कड़ा तलवार लगाया। उन्होंने एक ट्रुथ पे बहुत बड़ा पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने बोला कि वी विल पनिश कनाडा जिन्होंने फ्रॉडलेंट ऐड लगाया। तो ये ऐसा चलता आ रहा है, पर कनाडा हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। पर जो चाइना के कारण अगर वो न्यूज़ आई थी, तो उसके कारण हमने देखा कि एक अच्छी खासी रैली यूएस मार्केट में भी मिली। सीपीआई भी कमज़ोर था, वहाँ का इन्फ्लेशन इंडेक्स तो वो भी अनुमान से कमज़ोर आया, लगभग 3% के आसपास वहाँ पे सालाना इन्फ्लेशन या फिर मुद्रा आपका इन्फ्लेशन चल रही है। तो फिर इस हिसाब से मार्केट में एक थोड़ी सी तेज़ी बनी थी। और आज भी इंडियन मार्केट में वो तेज़ी हमें देखने को मिली। ऑल दो जो तेज़ी है वो अभी भी हम देखते हैं। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक यूज़ करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 200 डीएमए, मतलब कितने परसेंट स्टॉक्स जो कि लिस्टेड है हमारे, वो 200 डीएमए के ऊपर चल रहे हैं। तो वो अभी भी सिर्फ 47% है। 4 हफ्ते पहले भी हम वहीं पे खड़े थे, अभी भी हम वहीं पे खड़े हैं। तो एज सच मार्केट में कोई बहुत तेज़ी नहीं है। मार्केट ऊपर जाती है, फिर माल छोड़ दिया जाता है, फिर वो नीचे आ जाती है मार्केट वहीं पे। तो कुल मिला के मार्केट वहीं आसपास एक तब से घूम रही है आसपास। पर आज भी हम देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो जो अगर आप वैसे इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक पिकिंग करते हैं या अपसाइड डाउन लेते हैं सेक्टर्स, तो आपके पोर्टफोलियो में आज तेज़ी देखने को मिली होगी। और वो तेज़ी जो कि पिछले 3-4 सेशंस में हमें एब्सेंस मिल रही थी, तो वो अब हमें थोड़ी सी देखने को आज मिली कि आज ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे मार्केट अच्छी चली है। सारे सेक्टर्स ऊपर से नीचे गए और उसमें हमें देखने को मिला। तो पीएसयू, बैंक्स, मेटल और रियल्टी, ऑयल एंड गैस, अगर इंटरेस्ट रेट का दबाव आता है तो हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होने का, तो हम देखते हैं कि ये सब सेक्टर्स अच्छा करते हैं। तो ये सब सेक्टर्स में हमें देखने को मिला। बाकी अच्छे स्टॉक्स भी ऊपर रहे, तो उस हिसाब से। पर आज जो एक थी कि ज़ीरोधा ने भी बोल दिया कि हम अपने यूएस अपने एक कंपनी में अब यूएस स्टॉक्स को भी इन्वेस्ट करने का चांस देंगे। तो शायद अगले महीने से वो कुछ आ जाए। और हमारा इस चैनल पे एक लगातार स्टैंड मेंटेन है कि अगर आपको अपने रिटर्न को मैग्नीफाई करना है या एक अल्फ़ा जनरेट करना है, तो आपको एक अच्छे स्टॉक्स लेने पड़ेंगे। और आपको अक्रॉस ग्लोब भी आप जितना हो सके सेक्टर में डाइवर्सिफाई करें। और वो चीज़ हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ भी आपको इंडियन मार्केट्स में भी या यूएस मार्केट के स्टॉक्स भी हम कुछ कुछ बताएं आपको, जिससे कि आपको एक सेंस मिले ब्रॉड बेस का, तो आपको उस हिसाब से इन्वेस्ट भी कर पाएँ। तो जब से ये काइट आएगा, तो उसके बाद से ज़ीरोधा पे अगर ये चीज़ आने को हमें मिलती है, तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा हम लोगों को या रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो कि एंड मनी या आपके इंटरैक्टिव ब्रोकर्स पे जाके अकाउंट नहीं खुलवा पा रहे, उनको एक हैसल लगता है, तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी सेक्टर रहेगा। और हम देख पाएंगे कि एक जो एलएमएस आपका जो रेमिटेंस करने को अलाउ करता है, वो 10 लाख रुपए सालाना है। तो अगर आप देखेंगे तो थोड़ा हमें अगर जैसे ही उससे मिलेगा हेल्प मिलेगी, आपको इजी होगा। और अगर आप बोलेंगे तो हम इस पे यूएस स्टॉक्स इन्वेस्ट कहाँ करना है, हम चाइनीज़ स्टॉक्स भी कुछ लिस्टेड होते हैं यूएस पे, तो बाकी दुनिया के हर इंडेक्स हमको मिल जाता है, हर देश का इंडेक्स हमें मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं बुल रन होती है, तो हमें उस चीज़ को हम थोड़ा एलोकेशन करके हम अपने में एक अल्फ़ा जनरेट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी खबर मिली। बाकी आज रुपये बहुत कमज़ोर हुआ, 88.23 गिरा, तो एक अच्छे समय में एक अच्छी दूरी। और हमने अब पिछले भी अपने यूट्यूब चैनल में पिछले वीडियोस में हमने बताया था कि अब हमें यहाँ से डॉलर इंडेक्स में थोड़ी मजबूती आती दिखती है। तो जैसे ही अगर आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी भी मजबूती आती दिखेगी, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि रुपए कमज़ोर होगा। तो ये चीज़ एक एस्पेक्ट हमें ज़रूर नज़र रखनी पड़ेगी। बाकी वो जो यूएस की तेज़ी थी, वो हमें आज चाइना और फिर उसके बाद हमें यूएस में भी चाइना
फिर जापान में भी हमें वो तेज़ी देखने को लगातार मिली है। पर हम आज बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि एक निफ्टी ने जो रिसेंट अनाउंस किया था एक केमिकल ईटीएफ का, केमिकल ईटीएफ, तो वो हम उस पर बात कर लेते हैं कि हमें वो कैसा लगा है, क्या है उसके बारे में। हम जितने भी जो स्टॉक्स हैं वो सब हम लिस्ट कर देंगे। उसके बाद कोटक ने भी आके बोला कि वो निफ्टी केमिकल का एक ईटीएफ वो लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आप हम उसको देख लेंगे, पर क्योंकि केमिकल सेक्टर एक ऐसा रहा है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं रहते, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हर एक बहुत ही माइन्यूट कई केमिकल्स हैं और हर कंपनी एक केमिकल पे अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। हर केमिकल्स में अपनी एक टेक्निकलिटीज़ होती हैं। चाइना और यूरोप इसमें बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो चाइना में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, फिर पॉलिसीज़ में क्या हो रहा है, वो चीज़ एक मैनेज करना हमारे लिए यहाँ से एक एक कंपनी में हर एक केमिकल को ट्रैक करना वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए केमिकल सेक्टर एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सेक्टर होता है एक ट्रैक करने में, क्योंकि हर एक उसमें ऐसा नहीं है क्या कि 8 कंपनीज़ हैं तो आप 8 कंपनीज़ को सेम पैरामीटर पे तौल सकते हैं। हर केमिकल एक अलग अलग सेक्टर का है, हर अलग अलग जगह का है, तो वो एक काफ़ी डिफरेंट गेम हो जाता है। तो इस कार से थोड़ा ऑल्दो बहुत इजी होगा अगर आपको केमिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और आप एक एक्सपोजर नहीं ले पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे वो एक्सपोजर लेना चाहिए, तो एटलीस्ट एक रास्ता खुल गया है कि जहाँ से आप केमिकल ईटीएफ पे डाल सकते हैं। और मोर और लेस अगर हम देखें, अगर एक केमिकल ईटीएफ हम एक एज्यूम करें केमिकल कंपनीज़ को, तो शायद केमिकल कंपनीज़ का अगर एक ईटीएफ होता तो उसने शायद निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया होता। पर ये केमिकल जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्लिकल होता है, मतलब काफ़ी इसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। एक निफ्टी 50 की तरह सिक्लिकल स्ट्रक्चर, सेकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, वो काफ़ी सिक्लिकल है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, कभी भी कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है, चाइना रोक देता है, या यूरोप में मंदी आती है, तो आप देखेंगे ये सब बहुत ही ज़्यादा बीटन होते हैं। तो एक्सपोर्ट और उसमें आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये एक डिफरेंट सेक्टर है, डिफ़िकल्ट सेक्टर है एक नर्चर करना। अगर आपको कोई केमिकल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है तभी आप उसमें घुसें कि आप इफ़ एंड बट, क्योंकि आप इसमें कभी भी स्टॉप आउट हो सकते हैं, शेयर डबल भी हो सकता है तो आधा भी हो सकता है एक अच्छी तेज़ी से। तो ये चीज़ अगर हम ध्यान रखें, तो अगर हम देखें तो हम ईटीएफ के बारे में बात कर लेते हैं कि हम देख लेते हैं कि क्या ये एक सही सेंस में आपको एक्सपोजर दे रहा है कि गलत दे रहा है, कि हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो ऑल दो अगर हम देखें तो इंडियन केमिकल सेक्टर का जो मार्केट कैप है लगभग 200 से 20 बिलियन डॉलर यूएसडी का है, और जिसमें कि स्पेशलिटी केमिकल जो आपके बहुत ही जैसे फ्रेग्रेंस में यूज़ हो रहे हैं, जैसे डाइज में यूज़ हो रहे हैं, या परफ्यूम में यूज़ हो रहे हैं, वो उन्हें हम स्पेशलिटी केमिकल बोल देते हैं। वो लगभग 35 से 40 बिलियन डॉलर। स्पेशलिटी केमिकल में एक अच्छा टेलविंड है, मतलब स्पेशलिटी केमिकल्स आप देख रहे हैं कि उसमें एक अच्छी स्पीड है, एक अच्छी ग्रोथ की स्पीड है, और इंडिया अभी सिर्फ 2.5 से 3% ग्लोबल मार्केट शेयर इसका होल्ड करता है। चाइना लगभग 15 से 18% है। तो चाइना क्या चाइना प्ले करता है, वो केमिकल सेक्टर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। पर इंडिया में बोला जाए कि केमिकल सेक्टर को एक अच्छी तेज़ी मिल सकती है, वो चाइना +1 हो या यूरोप हो या मेक इन इंडिया हो, तो इन कार से कई इफेक्ट हैं जिनसे कि हमें लगता है और इंडस्ट्री को लगता है कि एक केमिकल सेक्टर इंडिया में हो सकता है। पर क्योंकि डिफ़िकल्ट है तो एक ईटीएफ आया है। तो ये जो केमिकल निफ्टी केमिकल ईटीएफ है, ये लगभग 20 स्टॉक्स को लेके बनाया गया है, और इनका जो जनरली जो लिया जाता है आपका फ्री फ्लोट एवरेज है। फ्री फ्लोट एवरेज हम बोलते हैं कि कितने % जो शेयर है मार्केट का वो फ्री फ्लोट में, मतलब प्रमोटर्स को हम हटा देते हैं, और कितना वो मार्केट में पब्लिकली अवेलेबल है ट्रेड होने के लिए, तो उसको हम फ्री फ्लोट लेते हैं। तो उस हिसाब से लिया गया है। तो अगर हम देखें तो हमने सोचा था इसमें कि आप स्पेशलिटी, एग्रो, कमोडिटी, केमिकल, और जिनका कि कुछ का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, कुछ डोमेस्टिक फोकस हो, तो हम उस हिसाब से एक सेक्टर हमारे पास आएगा। पर अगर आप देखें तो स्पेशलिटी केमिकल गायब है केमिकल ईटीएफ से। इस ईटीएफ में स्पेशलिटी केमिकल, और हमने आपको शुरुआत में बताया कि स्पेशलिटी केमिकल एक अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहा है। अगर आपने देखा होगा तो पृथ्वी स्पेशलिटी केमिकल्स ने काफ़ी अच्छा रनअप किया, काफ़ी एक अच्छा ग्रोथ आ रहा है उसमें, और इंडिया एक अच्छा उसमें कर रहा है, तो वो चीज़ उसमें से थोड़ी मिसिंग है। पर आप देखेंगे तो पिडिलाइट को अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो पिडिलाइट को लगभग 13% वेटेज दिया गया है, और सोलार इंडस्ट्रीज़ को लगभग 9.5-10% दिया गया, और लिंडे इंडिया को भी उसमें एक अच्छा खासा एक्सपोजर दिया गया। तो अगर हम देखें तो पिडिलाइट केमिकल सेक्टर की हम बात करें तो केमिकल सेक्टर जनरली B2B प्लेयर होते हैं,
B2B क्योंकि वो वैल्यू चेन के कहीं बीच में आते हैं। वैल्यू चेन क्या होता है कि आपका कोई चीज़ जो बन रहा है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ों से वो पूरा कंप्राइज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं वैल्यू चेन। तो वैल्यू चेन में कहीं बीच में आता है वो, आपके केमिकल्स। तो हम उस हिसाब से केमिकल्स को देखते हैं। तो जनरली केमिकल सेक्टर्स की जितनी कंपनियां होती हैं वो जनरली B2B होती हैं। तो पिडिलाइट जो है उसमें लगभग 13% दिया गया एडिसिव, जो कि फेविकोल बनाता है। तो और वो बहुत ज़्यादा B2C ओरिएंटेड है, तो उसको बहुत वेटेज दिया गया, लगभग 13% वेटेज है। अगर आप सोलर इंडस्ट्रीज़ देखें तो सोलर इंडस्ट्रीज़ भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि वो टेक्निकली केमिकल्स में नहीं आता। अगर आप देखें तो वो एक्सप्लोजिव्स में और इंडस्ट्रियल में, और 10% वेटेज सोलर इंडस्ट्रीज़ को भी दिया गया है। और सोलर इंडस्ट्रीज़ एक बहुत ही हैवी वैल्यूएबल पे ट्रेड करती है वैल्यूएशन पे। फिर हम देखें लिंडे इंडिया भी मेनली गैसेस में ट्रेड करती है, वो एक केमिकल सेक्टर को नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो अगर हम देखें तो लगभग जो टॉप के 25% 27% हो गया वो आपका निकल जाता है ऐसी चीज़ों में जो कि शायद केमिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो केमिकल में आता ही नहीं है। तो आप देखें कि हाइड्रोफ्लोरो केमिकल एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जो फ्लोरो में है, जैसे कि SRF, नवीन फ्लोरो, गुजरात फ्लोरो, ये अगर आप देखें तो लगभग 20% इनका वेटेज हो जाता है। तो 20% उधर वो हो गया, फ्लोरो में 20% हो गया। फ्लोरो हम बता दें कि काफ़ी सिक्लिकल है। जो फ्लोरो होता है, जो जितने भी आप फ्लोरो देखेंगे वो केमिकल्स काफ़ी आपके सिक्लिकल होते हैं, ग्लोबल कंपटीशन होता है तो उसमें वो काफ़ी रहता है। अगर हम देखें तो रिसेंटली ही काफ़ी उनके जो प्राइजेस थे फ्लोरो के वो रातों रात काफ़ी गिर गए थे। तो उस हिसाब से हमें 8 से 10% का भी वेरिएशन आ जाता है। उसके बाद फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी अगर लग जाती है तो उस हिसाब से भी उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा गड़बड़ हमें देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद देखें एग्रो कमोडिटी में आपको सोमिटोमो, बायर और फिर सिक्लिकल वैलिडिटी हैं। तो अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सब सेक्टर्स में है, जैसे फ्लोरीन हो गया, एग्रो फर्टिलाइज़र हो गया, मतलब कि एक प्राइसिंग और मार्जिन रिस्क भी है। और चाइना में ओवर जो कैपेसिटी है ये सब के बिल्ड हो रही है, केमिकल प्राइस में काफ़ी उछाल देखने को मिला। केमिकल सेक्टर ऑल्दो वैल्यूएशन में एक अच्छे ट्रेड कर रहे हैं अभी, पर एक चीज़ हमें नोटिस करना पड़ेगा कि ये है जैसे कि गोल्ड, अभी सिल्वर बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागा, तो उसके बाद ही आप देखें कि सारे ETF जितने भी थे गोल्ड और सिल्वर के काफ़ी तेज़ आने लगे। और लोग भी क्योंकि उसी समय इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सबसे प्रोन होते हैं, सबसे ईजी होते हैं। अगर गोल्ड मान लीजिए 10 साल से नहीं चला होता, आप जितना बता दें लोग नहीं इन्वेस्ट करेंगे, पर अगर वो 50% बढ़ गया 2 महीने में आप डालेंगे तो बहुत ईजी आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो इस कारण से इस हिसाब से थोड़ा हमें ये देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा सिक्लिकलिटी और कमोडिटी बेस्ड बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा दिया गया है। पर थोड़ा सा PI इंडस्ट्रीज़ और अतुल को भी इसमें इन्होंने दिया है, जो कि लोग बोल रहे हैं कि अच्छे कंपनीज़ को है। पर अगर हम देखें तो एक सेक्टर है, अगर आपको एक्सपोज लेना है तो ठीक है, वर्थ इट है, पर इट कुड हैव बीन बेटर। इसमें थोड़े बेटर शेयर्स डाल सकते थे जो कि सिक्लिकलिटी को थोड़े रोकते हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स जो कि सबसे तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, उसका एक्सपोज ना होना वो एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रहा इस ETF को देख के। पर अगर आपको इन्वेस्ट करना, आपको केमिकल स्टॉक्स अच्छे लगते हैं तो इट इज़ वेरी मच ईजी और रिलायबल और थोड़ा रिस्क फ्री हो जाता है कि अगर आप इस ETF के थ्रू जाएं केमिकल सेक्टर को ट्रीट करने। अनटिल एंड अनलेस अगर आप मे बेसिक से पूछेंगे तो शायद मैं स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहूँगा, पर उसके भी बारे में मेरे को बहुत डीप एनालिसिस और रिसर्च करनी पड़ेगी। इसीलिए हम थोड़ा सा केमिकल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा हैवी एक्सपोज नहीं हो पाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें। और अगर आप किसी और चीज़ पे भी वीडियो चाहते हैं कि हम कवर करें तो आप ज़रूर उसको कमेंट करें। अगर आप US स्टॉक्स या जापानी या चाइनीज़ या फिर लैटिन अमेरिका, आप कोई भी स्टॉक्स हमें बोलेंगे कि आपको इन्वेस्ट करना है तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, हम ज़रूर करेंगे। सो आप कनेक्ट हों और प्लीज़ हमें अपने एडवाइस दें। थैंक यू सो वेरी मच।